नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बाबा हिस्ट्री वाले के चैनल पर। साथियों, आपको पता होगा जैसे कि अभी पीएससी प्री का रिजल्ट आया और उसी रात को रिजल्ट तो आया, कट ऑफ भी बहुत आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छी बात है, वो तो गया है। ठीक है, जिसके बाद में उसमें 4 क्वेश्चनों के आंसर कैसे दिए, डबल डबल दे दिए और एक डिलीट भी कर दिया। तो ये आयोग की अपनी पूरी मतलब पुरानी एक तरीके से क्या है हरकतें हैं जो वो करता रहता है और ये आगे भी जारी रहेगी हमेशा। अब साथियों, मैं यहां पर क्यों आया हूं और आपको क्या बताना चाहता हूं, ये आपने 2 दिन से ऐसे वीडियो चली रहे होंगे जहां पर सिलेबस के बारे में अच्छे से टीचरों ने बताया होगा, बहुत ही अच्छे से, जैसे कि मैं भी नहीं बता सकता हूं, इतने अच्छे से बताया होगा और आपने देखा भी होगा। तो आज अपन ये है सिलेबस की हार्ड कॉपी। आप मेरा वीडियो अगर देख रहे होंगे तो आपके पास ये कॉपी होना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि अब डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए, एसडीएम बनने के लिए आपको इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ेगी। क्योंकि जैसे कि 2024 की जो पीएससी प्री आ रही है उसके लिए भी ज्यादा टाइम नहीं है, तो सिलेबस पूरा आपने चेंज कर दिया है। तो एक अंदर एक घबराहट सी होगी, यार अभी क्या किया जाए ऐसा कि एमपीपीएससी प्री 2024 अपनी निकल जाए, या अच्छे नंबर आ जाए, निकले या न निकले ये आगे की बात है, आगे की प्रोसेस है, लेकिन अच्छे नंबर आ जाए। तो उसके लिए क्या अपन वापस सिलेबस को डिस्कशन करेंगे या और कुछ आगे की रहा यानी कि आगे की बात करेंगे। तो अपन इसमें सिलेबस को डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़े से कुछ टॉपिक को समझेंगे जो टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और जिस टॉपिक को हम अच्छे से अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कवर कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई पैसे की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, हम भी सीखेंगे आप भी सीखेंगे, ये अपन इसमें काम करेंगे। तो अब ये जो नया सिलेबस आया है, तो इस सिलेबस का क्या होगा सर कि हमको पूरा जो हमने पुराने नोट्स बनाए हैं वो नोट्स हमारे व्यर्थ चले गए, वो हमारी मेहनत व्यर्थ चली गई, ऐसा होगा क्या? तो हमारी 100 बात में से एक ही बात ये है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिलेबस का मात्र और मात्र 30% बदला होगा, बाकी 70% वो का वही है जो पुराना है। आप अगर दोनों सिलेबस को जैसे कि 2020 वाला और 2024 वाला दोनों सिलेबस को ऐसे पास में रख के और यूनिट वाइज उसको मिलाने का प्रयास करोगे तो आप देखोगे कुछ लगभग 70 या 60% टॉपिक सेम टू सेम मिलेंगे आपके। कितने? लगभग 70 या 60% टॉपिक कैसे मिलेंगे आपको? सेम टू सेम, जैसे कि आपने पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको पढ़ा है। तो सर अब इसमें नया क्या है दोस्तों? जो नया इसमें इंक्लूड हुआ है वो मैं बताऊंगा आपको विस्तार से, उसमें क्या इंक्लूड हुआ है और उसको कैसे करना है। वो इतना कोई हाई पाई नहीं हुआ है। कैसा नहीं हुआ? इतना कोई हाई पाई नहीं हुआ और इतना घबराने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि उसको अपन बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। और अपने लिए आयोग ने ये बहुत अच्छी बात की है कि अधिकतर क्या किया है, मेंस में भी जो टॉपिक उसने जोड़े हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग क्या इकोनॉमी जोड़ी है, तो वो भी अपने लिए बहुत ही आवश्यक है। पहले हम उसको 30 नंबर के लिए पढ़ते थे, लेकिन अब हमें वही इकोनॉमी कितने नंबर के लिए पढ़नी पड़ेगी? 150 नंबर में पढ़नी पड़ेगी, यानी कि 150 में। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा? अब अपने को इकोनॉमी बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये एक अधिकारी के लिए भी बहुत जरूरी है। अब आप डिप्टी कलेक्टर बन रहे हो, आपको मध्य प्रदेश की इकोनॉमी का ही पता नहीं है, तो फिर आप कैसे डिप्टी कलेक्टर हो, है ना? तो पहले क्या करते थे, स्टूडेंट छोड़ देते थे कि हाँ क्या पढ़े, 30 नंबर के लिए आगे बढ़ो, लेकिन अब वही 150 नंबर में है। तो दूसरी चीज, जो रसायन शास्त्र है, भौतिक शास्त्र है, ये सभी को क्या कर दिया, हटा दिया। एक तरीके से इनका वेटेज बहुत ही नाम मात्र के लिए कर दिया। प्री में एक आध क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कभी ना कभी। हाँ, ये काम बहुत अच्छा किया, क्योंकि अब उसमें रसायन मसाइन का क्या काम था प्री में या मेंस में? अधिकारी के लिए रसायन मसाइन का ऐसा कोई काम नहीं था, तो वो हटा दिया, ये भी अच्छी बात है। दूसरा एक काम ये थोड़ा गलत हो गया है कि विश्व भूगोल को हटा दिया गया, लेकिन विश्व भूगोल को तुमने हटा ही दिया गया है, तो फिर भी विश्व भूगोल के कुछ 10 से 5% टॉपिक उनने डाल रखे हैं, तो विश्व भूगोल को भी थोड़ा थोड़ा हल्की नजर से उसको देखना पड़ेगा। तो अब ऐसे घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। जो नए टॉपिक है क्या करना है अपने को, 10 एक दिन आप थोड़ा इंतजार करिए। यूट्यूब चैनलों के माध्यम से, इंक्लूडिंग अपना बाबा हिस्ट्री वाला चैनल के माध्यम से, आपको जो नए सिलेबस में जो नए टॉपिक दिए, इतिहास के दिए, एमपी के दिए, इन सभी टॉपिकों को अपन क्या करेंगे,
सविस्तार से चर्चा करेंगे और उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे जो परीक्षा के लिए, आपके लिए, इंक्लूडिंग हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो अपन क्या करेंगे, साथ साथ पढ़ने का, सीखने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपने पुराने वीडियो में भी देखा होगा अपना कंटेंट एकदम लाजवाब है, किसी प्रकार की संदेह की कोई आवश्यकता नहीं है। और आपने मिलाया भी होगा 2023 वाली परीक्षा में, अभी प्री में उससे क्वेश्चन भी बने थे, है ना। हाँ, अपना चैनल छोटा है, अपना प्लेटफॉर्म छोटा है, बहुत सारी व्यवस्थाओं की कमी है, जैसे डिजिटल बोर्ड नहीं है, इधर माइक नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ दोस्तों, ये अपनी गारंटी है कि कंटेंट क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। कंटेंट क्वालिटी तो ऐसी हाईफाई है कि यहाँ तक आपको भी पता होगा कि कोई भी यूट्यूब चैनल या बड़ी बड़ी संस्थान वालों भी नहीं दे पा रहे होंगे, क्योंकि मैं खुद पीएससी का भुगता मारा हूँ, इंसान हूँ, पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो फिर मैं तो उसी हिसाब से चलूंगा ना यार। तो अपन क्या करते हैं, वो जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन बिंदुओं पर अपन चर्चा करते हैं। जैसे कि प्री के सिलेबस में अपन चर्चा कर लेते हैं, प्री में क्या क्या नया करेंगे अपन। पहला तो आपने एमपीपीएससी, जैसे कि ये सिलेबस आपके पास होना बहुत जरूरी है, तो ये अपने पास रखेगा। तो मैं थोड़ा कुछ बोल के सुना देता हूँ और आपने को क्या करना है, कहाँ से शुरू करना, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, और कुछ मेरे ऊपर कि अपन को क्या थोड़ा सहूलियत होगी और क्या अपन जल्दी दे पाएंगे, है ना। पहली चीज, एमपीपीएससी प्री यानी कि 2024 की जो यूनिट फर्स्ट है, यानी कि पहली यूनिट है, इसमें क्या है, भारत का इतिहास। अपना चैनल भी है हिस्ट्री वाला, है ना। तो अपन को क्या करना है, जो फर्स्ट यूनिट है उसको पूरी अच्छी से विस्तार से कंप्लीट करेंगे अपन, क्योंकि इस यूनिट का वेटेज भी यूं मान लो एक तरीके से 10 यूनिट है, तो 10 नंबर के तो यहां से आप पूछना तय है एकदम, यानी कि फिक्स हो चुका है कि 10 से 11 नंबर और आगे 12-20 नंबर तक भी पहुंच सकता है। तो इसमें सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसको दी गई है, प्राचीन भारत के इतिहास को, जिसमें प्राचीन भारत के इतिहास को सबसे ज्यादा इसमें प्राथमिकता दी गई। तो अपन क्या करेंगे, प्राचीन भारत के इतिहास, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वैदिक काल, षड दर्शन, ये सारी चीजें इसमें कौन कौन सी दे रखी, जैसे भारतीय ज्ञान परंपरा, भारत वर्ष, वेद, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ और षड दर्शन, ऋचाएं, स्मृति, सभा, समिति, गणतंत्र, वर्ण व्यवस्था, पुरुषार्थ, ऋण, संस्कार, पंच महायज्ञ, यज्ञ, कर्मकांड, सिद्धांत, बोधिसत्व और तीर्थंकर। इसको सुनकर ऐसा लग रहा है कि हम इथिक्स तो नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, या थिंकरों को तो नहीं पढ़ रहे हैं, या नीति शास्त्र को तो नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है अंदर, है ना। अपन कुछ तो दोस्तों ये चीज है ना, ऐसी लग रही है कि अपने को मेंस में भी थोड़ा थोड़ा क्या हेल्प करेगी। मतलब अगर अपन ने इसको प्री में अच्छे से पढ़ लिया तो अपनी कहीं ना कहीं मेंस की भी इससे तैयारी होगी, कुछ न कुछ चीजें अपनी मेंस की भी इससे क्या होगी, कवर होगी। और आपको पता है प्राचीन भारत का इतिहास तो अपना लाजवाब है। आपने पुराने वीडियो आप उठाकर देख लेना, उसमें अपन ने कुछ टॉपिक को कंप्लीट करवाया है, किसी कारणवश वो क्लास कंटिन्यू नहीं रह पाई, क्योंकि उसमें भी आपकी थोड़ी बहुत गलती होगी या थोड़ी बहुत गलती हमारी होगी, क्योंकि आपने थोड़ा सहयोग कम किया। लेकिन हाँ, आप उसका एक आध वीडियो देखना, उसमें कितना कंटेंट है, कितना बेस्ट कंटेंट है। तो ये अपन क्या करेंगे, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ज्यादा इसमें काम की बात नो बकवास, यानी कि इसमें जो जो महत्वपूर्ण चीजें रहेंगी शॉर्ट में भी निपटाएंगे और लॉन्ग में भी चलेंगे। जो चीज लॉन्ग होगी उसको लॉन्ग बताएंगे, जो चीज शॉर्ट होगी उसको शॉर्ट करेंगे, ऐसा प्रयास करेंगे अपन। दूसरी, अब इसमें देखो यूनिट 2 है, इसमें क्या दे रखा है, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। अब इसमें अपन पूरा तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ एक इसमें ये देख रखा 1 2 3 4 चौथे नंबर पर देखना आप, जिसमें मध्य प्रदेश की जनजाति एवं बोलियां ये दे रखा। और वहीं उसी यूनिट 2 में लास्ट वाला क्या दे रखा, उसमें मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व। अब भाई साहब आयोग की एक तरीके से ये मान ले कि अपन क्या बोल सकते हैं, उसका दिमाग भ्रमित हो चुका होगा या किसी ना प्रकार की कोई ना कोई गलती हो गई, उसने रिपीटेशन किया है। रिपीटेशन क्या किया है कि यूनिट मध्य प्रदेश के वाले जो इतिहास वाले यूनिट में ये 2 टॉपिक यहाँ दे दिए और ये यूनिट 10 में भी शामिल कर दिए। मतलब कि कुछ चीजों को, सिलेबस को जो बड़ा किया गया है, मतलब थोड़ा ब्रॉड लग रहा है कि यार बहुत सारी चीजें हैं, ये बहुत सारी चीजें नहीं है, बहुत सारे टॉपिक इसमें बार बार रिपीट कर दिए। जैसे 2 टॉपिक को इधर रिपीट कर दिया गया और फिर जिसके 2 टॉपिक को इधर रिपीट कर दिया गया। और अब इधर देखना, यह है यूनिट 5। अब बोल रहे थे अपन आयोग, जो यूनिट 10 का आयोग है वो कहां पर है, तो भाई साहब आपकी मेहनत जो है ना व्यर्थ थोड़ी जाएगी।
इधर देखना कि कौन सा नंबर का यूनिट 5 में क्या दे रखा है, भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण काम क्या किया, काम ये किया है कि अधिनियम 1919 और अधिनियम 1935 को पूर्ण रूपेण हटा दिया गया है। मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है, फालतू के फैक्ट अपने को याद नहीं करने पड़ेंगे। मतलब एक तरीके से नहीं हटाते तो भी बढ़िया था और हटा दिया था तो भी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो दो चीज हटा दी गई यहाँ से, है ना। तो अब यहाँ पर देखो, इसमें 5वें नंबर के पॉइंट 1 2 3 4 5 छठे नंबर के पॉइंट में आप देखोगे तो इसमें राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक और सांविधिक आयोग एवं संस्थाएं, यानी कि ये यूनिट 10 का जो आयोग था, जो आयोग वाला पोर्शन था, वो आयोग यहाँ पर दे दिए गए। अब भाई साहब इसमें क्या करना पड़ेगा, सर हमने तो प्री में मतलब बहुत भयंकर तरीके से पढ़ाई की और ऐसी पढ़ाई की कि आयोग को हमने रट रट उल्लू हो गए और बहुत डिटेल में आयोग को पढ़ा, तो क्या करें हम, हमारी तो मेहनत व्यर्थ गई। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अब ये हुआ है कि इसमें आयोग का कोई नाम नहीं दे रखा है कि कौन सा आयोग से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा आयोग से क्या पूछा जा सकता। हाँ, लेकिन 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 आप 2019 से पहले के आयोग के क्वेश्चन आप देखना। आपने, मुझे पता है आपने ये काम तो कर ही लिया होगा, यानी कि ओल्ड पेपर क्वेश्चन लगा लिए होंगे, मतलब ओल्ड एमसीक्यू लगा लिए होंगे परीक्षा के। तो वहां पर आप आयोग के क्वेश्चन देखना कितने सीधे और सिंपल पूछे गए। बस इसी प्रकार के क्वेश्चन आयोग से आप बनेंगे, और कोई ज्यादा ऐसे डिफिकल्ट और ज्यादा ऐसे क्वेश्चन जो अपन से बन ही नहीं पा रहा है वो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन आएगा और इतना डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, जो आपने अभी तैयारी करी यूनिट 10 की, वो आयोग आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मेंस में अपन देखेंगे तो वो आयोग आपको पूर्ण रूपे नहीं काम आएंगे वहां पर। आगे बात समझ में, ये चीज हो गई। दूसरी, अब यूनिट 6, क्या यूनिट 6 में क्या देखेंगे, भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। जो अपन इसमें से कौन सा टॉपिक कंप्लीट करवाएंगे, अपन करवाएंगे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला उत्पाद और ODOP। ये क्या है सर, ये वो है कि भारत के इसमें जीआई टैग पूरे लेंगे, इसमें मध्य प्रदेश के जीआई टैग भी पूरे लेंगे, और इससे संबंधित कौन सी संस्था काम करती है, किस आधार पर जीआई टैग दिया जाता है, ये सभी चीजें क्या है अपन इसमें कवर करने का प्रयास करेंगे। ये अपने चैनल के माध्यम से ये चीज भी कवर होगी। अपन जो महत्वपूर्ण जो नई नई चीजें दिखने को मिली है ना अपन को, वो अपन कवर करेंगे, ना कि अपन पूरे सिलेबस को घोटेंगे एक साइड से, है ना। अपन क्या करेंगे, जो नई चीजें जुड़ी है अपन उसको देखने का प्रयास करेंगे। अब यूनिट 7 में क्या है, विज्ञान पर्यावरण एवं स्वास्थ्य। क्या है, विज्ञान पर्यावरण एवं स्वास्थ्य। इसमें एक चीज क्या दी है, एक नई बहुत अच्छी देखने को मिली है कि अनुवांशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया, कारण प्रभाव निदान एवं कार्यक्रम। ये इससे संबंधित योजना, इससे संबंधित क्या क्या सरकार द्वारा उपाय किए गए, इन सभी पर अपन चर्चा कर सकते हैं। ये एक अलग टॉपिक का मतलब अलग विषय है, तो इसको अपन देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये अगर साइंस टेक वाला सर, जो विज्ञान वाले सर से पढ़ोगे तो आपको और भी अच्छा मजा आए, क्योंकि अपना विषय ये है नहीं। अपना विषय है हिस्ट्री और एमपी और एक जियोग्राफी। अपन इसमें कमांड बना सकते हैं, अपन इकोनॉमी में बना सकते हैं अच्छी, बाकी ये अपना विषय नहीं है। फिर भी हाँ, अब एक चीज और बहुत अच्छी बताता हूं मैं। आपने यूनिट 9 को देखना, एमपीपीएससी प्री यूनिट 9 में, तो इसमें एक बहुत अच्छी चीज क्या दी रखी है, ई कॉमर्स वाला सेक्शन था, जिससे वो आयोग वाले क्वेश्चन भी नहीं बना पाए, क्योंकि उनका दिमाग इतना चला ही नहीं, तो उनने उसका क्वेश्चन भी गलत दिया है, तो इसलिए उन्होंने ई कॉमर्स को तो हटा ही दिया है। देखो नहीं है यहाँ पर नीचे दे रखा था, उसमें 2020 वाला सिलेबस, उसमें जो लास्ट पॉइंट था यहाँ पर क्या दे रखा था उनने, ई कॉमर्स दे रखा था, तो वो तो उन्होंने पूर्ण रूप में हटा ही दिया है। तो अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज क्या आ गई है, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, यानी कि आधारभूत ज्ञान नहीं, अब अपने को कंप्यूटर को अलग से ही इंक्लूड कर दिया है। उन्होंने बताया गया है कि कंप्यूटर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, यूं नहीं कि 2-5 पेज पढ़ लिए कंप्यूटर खत्म, नहीं। अब अपने को कंप्यूटर की बेसिक से लेकर एडवांस तक का अपने को ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो इसमें कंप्यूटर दे दिया गया। ये बहुत अच्छी बात है कि प्रशासन में अपने को कंप्यूटर का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। दूसरी चीज, अब यूनिट 10 है लास्ट, क्योंकि पहले आयोग थे, अब इसमें क्या दे दिया, मध्य प्रदेश की जनजातीय विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य, यानी कि मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित जो भी चीजें हैं, जो भी इन मतलब ऑल टोटल ओवरऑल जो भी चीजें हैं, उनसे व्यक्तित्व हुए, कला संस्कृति हुई, भाषा बोली हुई,
नृत्य, गायन, विवाह, दुनिया के धतकर्म जितने भी है, योजनाएं, सारी चीजें अपने को इस यूनिट में दे दी गई। मतलब कि ये बहुत अच्छी चीज है मध्य प्रदेश के जो कैंडिडेट है उनके लिए, क्योंकि ये सिलेबस बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले, यूपीपीएससी की तैयारी करने वाले, सीजीएस की तैयारी करने वाले, जो मतलब अदर स्टेट की जो पीएससी करने वाले महारथी है ना, वो उधर तो उनका कुछ होता नहीं था, तो ये क्या करते थे, इधर पीएससी में कूद जाते थे फट दुनिया। अब लेकिन ये फट दुनिया से कूदते थे ना, अब उनको कूदने वालों के लिए थोड़ा टिपिकल ये चीजें हो जाएगी, क्योंकि जो स्पेशल मध्य प्रदेश पीएससी की तैयारी करेगा उसका सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा रहेगा। क्या रहेगा? बहुत ज्यादा, उसका संभावना ज्यादा रहेगी, ना कि ये इधर उधर से कूदने वालों की। तो ये बहुत अच्छा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो अपन क्या करेंगे, ये यूनिट 10 है ना, इसको भाई साहब रगड़ रगड़ के पढ़ेंगे। मतलब कि इसको अपने चैनल के माध्यम से एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट और बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। इसमें आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। हाँ, ये है कि हम लगातार वीडियो नहीं डालेंगे, ये आपको हम पहले बोल देते हैं कि वीडियो एक दो दिन में आपको वीडियो डालते रहेंगे, आप देखते रहिए और उसको कवर करते रहेंगे। और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको उसके पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ हैंड रिटन रहेगा, ना कि, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया अपने पास तो पुराने जमाने के हिसाब से चीजें हैं, ये बोर्ड है और समझ गए होंगे, अपने पास पीपीटी बनाने का कोई वो विकल्प नहीं है, तो अपन हैंड रिटन दे देंगे, बहुत बढ़िया। अब ये अब प्री की रणनीति, आप प्री की रणनीति पर ही अपन काम करेंगे अधिकतर, लेकिन मेंस का भी अपन थोड़ा बता देते हैं। तो मेंस में अपन कहां पर काम करेंगे, बाकी आपने सब देख लिया, मुझे पता है कि कल से ही लगे हुए हैं देखने के लिए। लेकिन हाँ, मैं आपको प्रथम प्रश्न पत्रिका खंड आ में इतिहास के कौन सा टॉपिक पढ़ाऊंगा, ये आप देख लो, क्योंकि आप इतिहास पढ़ेंगे। यूनिट 2 आपने देखी होगी, जिसमें प्राग ऐतिहासिक एवं आदि ऐतिहासिक, मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश, गर्द भिल्ल वंश, नाग वंश, ओलिकर वंश, परिव्राजक वंश, उच्च कल्प वंश, गुर्जर प्रतिहार, कलचुरी, चंदेल, परमार, तोमर, गोंड वंश और कच्चा घात वंश। ये जितने भी मध्य प्रदेश के इतिहास के जो महत्वपूर्ण वंश के नाम आपको दिए गए हैं, इन सारे राजवंशों को अपन कवर करेंगे बहुत अच्छे से। आगे बात समझ में, ये भी अपनी गारंटी है ना। दूसरी चीज, और सर आप क्या करोगे, और एक और है, ये प्रश्न पत्र प्रथम में ही यूनिट 5 दे रखी होगी, आपने देख रही होगी, तो अपन इस यूनिट 5 को भी कंप्लीट करेंगे। इसमें क्या है, मध्य प्रदेश की पूरी रियासतें कंप्लीट करेंगे। दूसरी चीज ये है कि मध्य प्रदेश के जनजाति नायकों का संघर्ष एवं इतिहास में योगदान, जैसे महत्वपूर्ण नाम दिए हैं, राजा शंकर शाह, राजा रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती, भीमाजी नायक, खाज्याजी नायक, टंटिया भील, गंजन सिंह कोरकू और बादल भोई पेमा फाल्या। तो इन सभी के बारे में अपन क्या करेंगे, एकदम 360 डिग्री समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें क्या होगा कि हम जो महानायक दे रखे इनका, देखो इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, पहले स्पष्ट कर दिया है कि कौन कौन के बारे में हम इसमें पूछेंगे ही, फालतू अपने को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। यार अपन पढ़ रहे, अपन शंकर शाह को पढ़ रहे तो सोच रहे अपन झांसी की रानी को पढ़ ले, सोच रहे अपन झलकारी बाई को पढ़ ले, सोच रहे अपन मतलब किसी का भी नाम ले लो उसको पढ़ ले, नहीं, जो इसमें दे रखा उस पर अपनी विशेष कमांड होनी आती आवश्यक है, और वही अपन करने का प्रयास करेंगे। आगे बात समझ। तो इस प्रकार क्या है कि दोस्तों, घबराने वाला ऐसा कोई काम है नहीं है। दूसरी चीज ये, पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से दिया है, बहुत बढ़िया दिया है। हाँ, एक और चीज और बची है यहाँ, इधर देखने का, प्रश्न पत्र द्वितीय में खंड आ में आप देखोगे यूनिट 4, जो आपने आयोग पढ़े थे, आयोग क्या पढ़े थे, यूनिट 10 पढ़ी थी प्री में, बहुत अच्छे से आयोग को अपन ने पढ़े, धारा पढ़ी, उनके अनुच्छेद पढ़े, उनसे संबंधित जितना भी धतकर्म थे पूरे कर्म किए अपन ने, और पूरा पढ़ने का प्रयास किया है, तो वो भी पढ़े। तो अपन ने क्या किया, वो आयोग अपने व्यर्थ थोड़ी जाएंगे। इधर देखो, ये आयोग आ गए नीचे, आयोग में कौन सा है, प्रतिस्पर्धा आयोग, जो अपन ने पढ़ा नहीं लेकिन इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत। अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, मानव अधिकार आयोग, सूचना आयोग, बाल अधिकार आयोग, महिला आयोग, ये सभी जो आयोगों को महत्वपूर्ण नाम दिया गया है, ये सारे आयोग अपने काम आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। इस प्रकार क्या होता है, अपने सिलेबस पर थोड़ी सी चर्चा हो गई है, वैसे चर्चा कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इधर देखना, ये अपन जब इतिहास पढ़ेंगे तो समाज शास्त्र के भी कुछ टॉपिक अपने कंप्लीट हो जाएंगे। देखो ये समाज शास्त्र खंड बा में ये नीचे दे रखा, सामाजिक संस्थाएं, परिवार, शिक्षा, धर्म, वर्ण व्यवस्था, ऋण,
यज्ञ, संस्कार, अनुष्ठान, जाति व्यवस्था, आश्रम, पुरुषार्थ, समाज, विवाह, धर्म, संप्रदाय, ये सारी चीजें हम उसमें पढ़ेंगे। आ गई बात समझ में? तो ये सारी चीजें क्या होगी, अपने इतिहास में कंप्लीट हो जाएंगी। तो दोस्तों इसमें क्या है, इतिहास को, इस सिलेबस को इतना ब्रॉड बनाया है इन लोगों ने, इतना भयंकर बनाया है। तो बनाया कुछ नहीं, इतना भयंकर उन्होंने कोई बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, उनको बार बार रिपीट कर दिया है। तो आपको लग रहा है सिलेबस बहुत बड़ा है। कोई नहीं दोस्तों, जो पुराने तरीके से तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी कंटिन्यू रखें, लेकिन हाँ उस टॉपिक को छोड़ दे जो इस बार प्रीत से हटा दिया गया है, क्योंकि उसके क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, ना पूछे जाएंगे। बस हाँ जो नई नई चीजें जुड़ी है वो हमारे साथ पढ़िएगा या किसी और टीचर के साथ पढ़िए, जहां भी आपको अच्छा लगे, उचित लगे, वहां पढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन पढ़ो। दूसरी चीज ये है कि अब अपनी चर्चा तो पूरी होगी, कुछ महत्वपूर्ण बात मैं वैसे आपको बता देता हूँ, आगे बात समझ। तो दोस्तों अब अपन इसको आराम से करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है नहीं? कि मेरा एक बहुत फेवरेट डायलॉग है, मैं बता देता हूं कि अगर नौका डूब गई दरिया में, अगर नौका डूब गई दरिया में तो बैठ किनारे क्या फायदा, डूब के दरिया पार करो। तो कैसे न कैसे अपन को पार करना पड़ेगा, तो वही करेंगे। मैं भी करूंगा और आप भी करोगे, अपन सब साथ मिलकर ये काम करेंगे। इसी के साथ मैं हिस्ट्री वाला आप सभी से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।